नमस्कार, आप सुन रहे हैं जस्टिन गार्डन द्वारा रचित सोफी का संसार पार्ट 4 प्राकृतिक दार्शनिक। जब दोपहर बाद माँ काम से घर लौटी तो सोफी ग्लाइडर में बैठी विचार कर रही थी कि दर्शन शास्त्र के कोर्स तथा हिल्डे मोलर नैंग जिसे अपने पिता से जन्मदिन शुभकामना संदेश प्राप्त नहीं हुआ होगा के बीच संभावित संबंध क्या हो सकता है। माँ ने बाग के दूसरे छोर से पुकारा, सोफी तुम्हारे लिए एक पत्र है। यह सुनकर उसकी सांस ऐसी रुकी ही रह गई। वह तो पहले ही मेल बॉक्स खाली कर चुकी थी, इसलिए यह पत्र दार्शनिक का ही होना चाहिए। हाय, अब वो अपनी माँ को क्या कहेगी। इस पर कोई मोहर नहीं लगी है, यह संभवतः एक प्रेम पत्र है। सोफी ने पत्र ले लिया। तुम इसे खोल नहीं रही हो? उसे कोई बहाना ढूंढना था। क्या अभी तुमने किसी ऐसी लड़की के बारे में सुना है जो तब प्रेम पत्र खोले जब उसकी माँ उसे कनखियों से देख रही हो? चलिए माँ को सोचने देते हैं कि यह एक प्रेम पत्र था। हालांकि यह बहुत ही असमंजस भरा था, किंतु यह और भी ज़्यादा खराब होता कि उसकी माँ को पता चल जाता कि वह एक नितांत अजनबी के साथ एक पत्राचार कोर्स कर रही है, एक ऐसी दार्शनिक के साथ जो उसके साथ आँख मिचौनी खेल रहा है। यह सफ़ेद छोटे लिफाफे में से एक था। जब सोफी ऊपर अपने कमरे में पहुंची तो उसके लिए 3 नए प्रश्न थे। क्या कोई ऐसा सार तत्व है जिससे सब चीज़ें बनी हैं? क्या पानी मदिरा में बदल सकता है? मिट्टी और पानी जीवित मेढक कैसे पैदा कर सकते हैं? सोफी को ये सवाल यूँ तो काफ़ी बेवकूफ़ाना लगे, किंतु फिर भी सारी शाम उसके दिमाग में भिनभिनाते रहे। अगले दिन वह स्कूल से पूरे दिन भर यही सोचती रही, बारी बारी से, क्या कोई सार तत्व है जिससे सब चीज़ें बनी हैं? यदि कोई ऐसा सार तत्व है तो वह अचानक बदल कर कैसे एक फूल या एक हाथी बन जाता है? वही आपत्ति दूसरे प्रश्न पर भी लागू होती थी। क्या पानी मदिरा में बदल सकता है? सोफी को वह नीति कथा मालूम थी कि किस प्रकार यूसु ने पानी को मदिरा में बदल दिया था, किंतु उसने इसे कभी भी गंभीरता से नहीं लिया था। यदि यूसु वास्तव में पानी को मदिरा में बदल दिया था तो यह एक चमत्कार के रूप में किया गया था जो सामान्यतया नहीं किया जाता। सोफी जानती थी कि न केवल मदिरा में अपितु बहुत सारी दूसरी बढ़ने वाली चीज़ों में भी बहुत सा पानी होता है, किंतु यदि एक खीरे में 95% पानी होता है तो इसमें इसके अतिरिक्त कोई दूसरी चीज़ और भी है, क्योंकि खीरा होता है, सिर्फ पानी नहीं। और फिर इसके अलावा मेढक वाला प्रश्न भी तो था। उसके दर्शन शास्त्र के अध्यापक ने मेढकों के बारे में वास्तव में यह अनोखा प्रश्न उठाया था। सोफी संभवतः यह तो स्वीकार कर सकती थी कि एक मेढक में मिट्टी और पानी होता है। ऐसी हालत में मिट्टी से एक से अधिक तत्व होनी चाहिए। यदि मिट्टी में अनेक भिन्न प्रकार के तत्व होते हैं तो स्पष्टतः यह संभव था कि मिट्टी और पानी मिलकर एक मेढक पैदा कर सकते हैं। यानी कि मिट्टी और पानी मेढक के अंडे और टैडपोल के रास्ते से होकर गुजरते हैं, क्योंकि एक मेढक पत्ता गोभी क्यारी से पैदा नहीं हो सकता, भले ही आप इसमें कितना भी पानी डालें। उस दिन सोफी जब स्कूल से घर लौटी तो मेल बॉक्स में एक भारी लिफाफा उसका इंतजार कर रहा था। सोफी उसे लेकर अपनी मांद में जा छुपी, जैसे उसने पिछले दिनों किया था। दार्शनिकों की जिज्ञासा। हम फिर वही आ गए। हम सफ़ेद खरगोश या ऐसी ही चीज़ों के चक्कर में न पड़ते हुए सीधे अपने पाठ पर आते हैं। संक्षेप में प्राचीन यूनानियों के समय से अभी तक लोगों ने दर्शन शास्त्र के विषय में जो भी सोचा है, एक मोटी मोटी रूपरेखा रखूँगा, किंतु हम इन विचारों को उनके व्यवस्थित रूप में बारी बारी से लेंगे। चूँकि यह दार्शनिक हमसे बिल्कुल भी भिन्न युग में रहते थे और संभवतः उनकी संस्कृति भी हमारी संस्कृति से पूरी तरह भिन्न थी, अच्छा यह होगा कि हम प्रत्येक दार्शनिक का प्रोजेक्ट देखें, यानी उसकी जिज्ञासा को पहचानने तथा समझने का प्रयास करें। इससे मेरा अर्थ है कि हमें यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि एक विशिष्ट दार्शनिक खास तौर पर
क्या जानना चाहता था, उसकी विशिष्ट जिज्ञासा क्या थी। एक दार्शनिक यह जानना चाह सकता है कि उसके पौधे और जानवर कैसे अस्तित्व में आए। दूसरा, शायद यह जानना चाहे कि ईश्वर है कि नहीं है, या कि क्या मनुष्य में कोई अमर आत्मा होती है। एक बार यह सुनिश्चित कर लेने पर कि किसी एक विशेष दार्शनिक की जिज्ञासा क्या है, उसकी विचारधारा का अनुगमन करना आसान होगा, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि कोई भी दार्शनिक दर्शन शास्त्र की समग्रता से अपना सरोकार बनाए। दार्शनिक को संदर्भित करते हुए मैंने कहा उसकी विचारधारा, क्योंकि यह मनुष्यों की कहानी भी है। अतीत में पुरुषों ने स्त्रियों को दोनों ही रूपों में, यानी स्त्री रूप में और एक चिंतनशील प्राणी के रूप में भी अपने अधीनस्थ रखा था। यह एक दुख की बात है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मानवीय सभ्यता के अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव का बहुत बड़ा भाग खो गया या लुप्त हो गया है। वर्तमान शताब्दी के आगमन से पहले स्त्रियों को दर्शन के इतिहास में अपने लिए स्थान बनाने के अवसर से वंचित रखा गया। मेरा इरादा तुम्हें कोई होमवर्क देने का नहीं है, न तो गणित के कठिन प्रश्न और न कोई ऐसी चीज, और अंग्रेजी भाषा की क्रियाओं का मिलान करना मेरी रुचि के क्षेत्र के बाहर है। हाँ, मैं तुम्हें समय समय पर करने के लिए कुछ थोड़ा काम देता रहूँगा। यदि तुम इन शर्तों को स्वीकार करो तो हम शुरू करेंगे। प्राकृतिक दार्शनिक। आदिकालीन यूनानी दार्शनिकों को कभी कभी प्राकृतिक दार्शनिक कहा जाता है, क्योंकि वे मुख्यतः प्राकृतिक जगत और इसकी प्रक्रियाओं से सरोकार रखते थे। हम पहले ही यह पूछ चुके हैं कि कोई भी वस्तु कहाँ से आई। आजकल बहुत से लोग यह सोचते हैं कि किसी एक समय कोई चीज़ शून्य से बाहर निकल कर आई। यह विचार यूनानियों के बीच इतना प्रचलित नहीं था। किसी न किसी कारणवश वे यह मानकर चलते थे कि कुछ ऐसा है जो सदैव ही अस्तित्ववान है, इसलिए शून्य से कोई चीज़ कैसे प्रकट हो सकती है, यह उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था। इसके विपरीत दूसरी ओर वे यह देखकर चकित थे कि पानी में जीवित मछली कैसे पैदा हो जाती है और मृत जमीन से बड़े बड़े पेड़ और चमकीले रंग के फूल कैसे पैदा होते हैं। इसका जिक्र तो किया जाना तो जरूरी ही नहीं कि यह कैसे अचंभा है कि एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में उपस्थित और पैदा हो जाता है। दार्शनिक ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि प्रकृति निरंतर ही एक रूपांतर की अवस्था में रहती है, किंतु यह रूपांतर होता कैसे है। उदाहरण के लिए, एक चीज कैसे किसी सार तत्व से बदलकर एक सजीव प्राणी बन जाती है। सभी प्रारंभिक दार्शनिकों का लगभग एक जैसा विश्वास था कि सारे परिवर्तन के मूल में एक विशिष्ट मौलिक सार तत्व होना चाहिए। यह कहना कठिन है कि वे ऐसे विचार तक कैसे पहुँचे। हमें केवल इतना मालूम है कि इस विचार का क्रमशः विकास हुआ कि कोई एक ऐसा आधारभूत सार तत्व होना चाहिए जो प्रकृति में हो रहे सभी परिवर्तनों के पीछे प्रच्छन्न कारण के रूप में बना रहता है। इसी कोई चीज़ होनी चाहिए जिसमें सब चीज़ें निश्चित होती और वापस उसी में लौट जाती हैं। हमारे लिए रोचक विषय वास्तव में यह नहीं कि प्रारंभिक दार्शनिक किन समाधानों तक पहुँचे, अभी तो यह है कि कौन से प्रश्न किए और वे किस प्रकार के उत्तर तलाश रहे थे। हमारी रुचि वास्तव में इससे ज़्यादा है कि वे किस ढंग से सोचते थे, बजाय इसके कि वे क्या सोचते थे। हमें मालूम है कि उन्होंने भौतिक जगत में जिन रूपांतरणों को होते हुए देखा, उन्होंने उन्हीं से संबंधित प्रश्न उठाए। वे बिना पौराणिक कथाओं की ओर लौटे वह सब कुछ समझ लेना चाहते थे जो उनके चारों ओर घटित हो रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण, वे स्वयं प्रकृति का अध्ययन करके इसकी वास्तविक प्रक्रियाओं को समझना चाहते थे। यह लक्ष्य देवताओं की कहानियाँ कहकर बादलों की गरज और बिजली को कौंधने, शिथिर या बसंत ऋतु को मिथकी प्रतीकों की सहायता या माध्यम से समझने या स्पष्ट करने के कार्य से बिल्कुल भिन्न था। इस प्रकार धीरे धीरे दर्शन ने स्वयं को धर्म से जुड़े मिथकी कल्पनात्मक बिंबों से मुक्त कर लिया। हम यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक दार्शनिकों ने वैज्ञानिक तर्क की दिशा में प्रारंभिक कदम उठाए और इस प्रकार वे उस अध्ययन के अग्रदूत बन गए जो बाद में
विज्ञान बनने जा रहा था। प्राकृतिक दार्शनिकों ने क्या सोचा और क्या लिखा, हमारे पास इसके कुछ टुकड़े ही बचे हैं। जो भी थोड़ा सा हम जानते हैं वह अरस्तु के लेखों में पाया जाता है। अरस्तु का जीवन काल इन दार्शनिकों से 2 शताब्दी बाद का है। वह केवल उन निष्कर्षों की ओर संकेत करता है जिन तक वे दार्शनिक पहुँचे थे, किंतु जो हम अब जानते हैं वह हमें यह स्थापित करने में सक्षम बनाता है कि सबसे प्रारंभिक यूनानी दार्शनिकों की जिज्ञासा आधारभूत विधायी सार तत्व और प्रकृति में परिवर्तन संबंधी प्रश्नों से संबंधित थी। मिलेट्स के 3 दार्शनिक। जिस प्रथम दार्शनिक की जानकारी हमें मिलती है उसका नाम थेल्स है। यह एशिया माइनर के एक यूनानी उपनिवेश मिलेट्स का रहने वाला था। उसने मिस्र समेत कई देशों की यात्रा की थी। कहा जाता है कि मिस्र में उसने पिरामिड की ऊंचाई की गणना की। इसके लिए उसने पिरामिड की छाया को उस समय नापा जब उसकी छाया पिरामिड की अपनी लंबाई के बराबर थी। उसने 585 वर्ष ईसा पूर्व एक सूर्य ग्रहण की सही गणना के आधार पर सत्य भविष्यवाणी की थी। थेल्स का विचार था कि हर चीज का स्रोत पानी है। हमें स्पष्ट तो मालूम नहीं कि ऐसा कहने से उसका अभिप्राय क्या था। हो सकता है कि उसका विश्वास हो कि सभी प्रकार के जीवन का उद्गम जल से है और यह कि समाप्त होने पर जीवन और अस्तित्व पानी की ओर लौट जाता है। मिस्र में अपनी यात्रा के दौरान उसने निश्चय ही अवलोकन किया होगा कि नील नदी के डेल्टा में बाढ़ के पानी के उतरते ही फसलें उगना शुरू कर देती हैं। शायद उसने यह भी देखा होगा कि जहाँ भी बारिश होती रहती है वहाँ मेढक और कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। यह भी संभव है कि थेल्स ने विचार किया हो कि पानी कैसे बर्फ या भाप बन जाता है और फिर वापस पानी बन जाता है। ये संभावना भी व्यक्त की गई है कि थेल्स कहता था सब चीज़ों में देवता समाये हुए हैं। हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि ऐसा कहने से उसका अभिप्राय क्या था। शायद यह देखकर कि कैसे फूलों फसलों से लेकर कीड़ों और कॉकरोचों तक हर चीज़ का स्रोत काली मिट्टी है, उसने कल्पना की हो कि सारी मिट्टी अत्यंत सूक्ष्म अदृश्य जैव कीटाणुओं से भरी हुई है। यह निश्चित है कि देवताओं के बारे में अपनी धारणा प्रस्तुत करते हुए थेल्स होमर के देवताओं की बात न करके कुछ अलग कह रहा था। अगला दार्शनिक जो सुनने में आता है एनाक्सीमेंडर था, जो मिलेट्स का निवासी था और उसका जीवन काल भी लगभग थेल्स के समय का ही था। उसका विचार था कि हमारी दुनिया उन अनंत दुनियाओं में से एक है जिनका विकास होता है और जो किसी असीम कहलाने वाली सत्ता में तिरोहित होती है। यह समझा पाना आसान नहीं है कि उसका असीम से क्या अभिप्राय था, किंतु यह साफ है कि वह किसी ज्ञात सार तत्व की बात उस तरह नहीं सोच रहा था जिसकी परिकल्पना थेल्स ने की थी। शायद उसका मतलब था कि सब चीज़ों का स्रोत होने वाला सार तत्व कोई ऐसी चीज़ होगी जो उसकी निर्मित चीज़ों से भिन्न और असीम है। क्योंकि सभी निर्मित वस्तुएं सीमित हैं, अतः उनके पहले और उनके बाद आने वाली चीज़ असीम होनी चाहिए। उसके लिए यह साफ था कि यह बुनियादी सामग्री पानी जैसी कोई साधारण चीज़ नहीं हो सकती। मिलेट्स का तीसरा दार्शनिक एनाक्सीमेनीज, उसका विचार था कि सब चीज़ों का स्रोत हवा या भाप होना चाहिए। एनाक्सीमेनीज थेल्स के पानी के सिद्धांत की अच्छी जानकारी रखता था, किंतु पानी कहाँ से आता है। एनाक्सीमेनीज का विचार था कि पानी गाढ़ी की हुई दवा है। हम देखते हैं कि जब वर्षा होती है तो पानी हवा के दाब से निकलता है। उसके विचारानुसार जब पानी को और भी दबाया जाता है तो वह धरती या मिट्टी हो जाता है। और हो सकता है उसने देखा हो कि किस प्रकार पिघलती हुई बर्फ के साथ मिट्टी और रेत दबकर निकलते हैं। उसका यह भी विचार था कि अग्नि परिशुद्ध हवा थी। एनाक्सीमेनीज के अनुसार इसलिए धरती पानी और अग्नि का उद्गम हवा थी। पानी और धरती के फलों के बीच की दूरी संभवतया अधिक नहीं है। शायद एनाक्सीमेनीज सोचता था कि धरती, हवा और अग्नि ये सब चीज़ें जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक थी, किंतु सभी चीज़ों का स्रोत हवा अथवा भाप ही थी। अतः थेल्स के समान ही वह भी सोचता था कि वह सभी प्राकृतिक परिवर्तनों के पीछे स्रोत स्वरूप वह
एक अंतर्निहित सार तत्व था। शून्य से शून्य ही प्रकट हो सकता है। मिलेट्स के तीनों ही दार्शनिक सब चीज़ों के स्रोत के रूप में केवल एक आधारभूत सार तत्व के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। किंतु कोई सार तत्व अचानक ही कैसे बदल सकता था? हम इसे परिवर्तन की समस्या कह सकते हैं। ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व दक्षिण इटली में इलिया नामक यूनानी उपनिवेश में दार्शनिकों का एक समूह था। वह इलियावासी उपयुक्त प्रश्न में रुचि रखते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक परमेंडीज था। परमेंडीज सोचता था कि हर अस्तित्ववान चीज सदा से ही अस्तित्व में रही है। यूनानियों के लिए यह विचार अजनबी नहीं था। वे कमोबीस यह मानकर चलते थे कि दुनिया की प्रत्येक अस्तित्ववान वस्तु सदैव ही बनी रही। शून्य से कुछ ही निकल कर नहीं आ सकता। परमेंडीज का यह विचार था, और जो अस्तित्ववान है वह कभी शून्य नहीं हो सकता। परमेंडीज इस विचार को आगे लेकर चला। वह सोचता था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जो वास्तव में बदलती हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो बदलकर दूसरी बन जाए। परमेंडीज ने अवश्य ही यह अनुभव किया होगा कि प्रकृति निरंतर परिवर्तन की अवस्था में बनी रहती है। उसने अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्ष देखा कि चीज़ें बदलती रहती हैं, किंतु वह इसे उसके समकक्ष नहीं रख पाया जो उसका तर्क उसे बतलाता था। जब उसके सामने अपनी ज्ञानेंद्रियों या अपने तर्क के बीच किसी एक का चयन करने की व्यवस्था प्रस्तुत हुई, तो उसने तर्क का वर्णन किया। तुम यह कथित वाक्य तो जानती हो, मैं इस पर तभी विश्वास करूंगा जब मैं इसे देख लूंगा। किंतु परमेंडीज ने चीज़ों को देखकर भी उन पर विश्वास नहीं किया। वह मानता था कि अनेक अवसरों पर हमारी ज्ञानेंद्रियां हमारे सम्मुख गलत तस्वीर पेश करती हैं, एक ऐसी तस्वीर जो हमारे तर्क से मेल नहीं खाती। उसने माना कि दार्शनिक के नाते उसका मुख्य कार्य अनुभूत भ्रम के सभी ढकोसलों की कलई खोलना है। मानव तर्क में इस अडिग अवस्था को तर्कवाद कहते हैं। एक तर्कवादी ऐसा व्यक्ति है जो यह मानता है कि दुनिया में हमारे ज्ञान का मूल स्रोत मानवीय तर्क है। सभी चीज़ें बाती हैं। परमेंडीज का एक समकालीन हेरेक्टिस व एशिया माइनर में इफिसस का रहने वाला था। उसका विचार था कि निरंतर परिवर्तन या बहाव वास्तव में प्रकृति का सबसे आधारभूत लक्षण था। हम शायद यह कह सकते हैं कि अनुभूत सत्य में हेरेक्टिस की अवस्था परमेंडीज से कहीं अधिक थी। हर चीज़ बहती है। हेरेक्टिस कहता था हर चीज़ निरंतर परिवर्तनशील और गतिशील है, सदा बनी रहने वाली कोई चीज़ नहीं। अतः हम उसी नदी में दूसरी बार पैर नहीं रख सकते। जब मैं दूसरी बार नदी में पैर रखूँगा तो मैं और न ही तो नदी पहले जैसी होती है। हेरेक्टिस के अनुसार विपरीतताएं दुनिया के लक्षण हैं। यदि हम कभी बुरे नहीं होते तो हमें यह कभी ज्ञात नहीं होगा कि अच्छा होना क्या होता है। यदि हमने कभी भूख नहीं जानी तो हम तृप्ति के आनंद नहीं ले पाते। यदि कभी युद्ध न हो तो हम शांति की महत्ता नहीं जान पाएंगे। और यदि कभी शिशिर ऋतु नहीं होती तो बसंत ऋतु भी कभी नहीं देख पाते। दुनिया की व्यवस्था में अच्छाई और बुराई दोनों का ही अवश्य भावी स्थान है, ऐसा हेरेक्टिस का विश्वास था। विपरीतताओं के इस निरंतर अंत खेल के बिना दुनिया अस्तित्ववान नहीं रह सकती। ईश्वर दिन और रात हैं, जाड़ा और गर्मी है, युद्ध और शांति हैं, भूख और तृप्ति है। वह कहता था यद्यपि उसने ईश्वर शब्द का प्रयोग किया, यह किंतु साफ था कि वह पौराणिक कथाओं के देवताओं की बात नहीं कर रहा था। हेरेक्टिस के लिए ईश्वर या देवता कोई ऐसी शक्ति थी जिसने सारी दुनिया को अपने अंदर समाहित किया था। प्रकृति के निरंतर रूपांतरणों और अंतरों में ईश्वर को बिल्कुल स्पष्ट देखा जा सकता था। ईश्वर शब्द प्रयोग करने के बजाय हेरेक्टिस प्रायः यूनानी शब्द लोगोस का प्रयोग करता था, जिसका अर्थ तर्क होता है। यदि हम मनुष्य सदैव एक सा नहीं सोचते या समान मात्रा में तर्क नहीं करते, लेकिन हेरेक्टिस का मानना था कि एक विश्वव्यापी या सर्वव्यापक तर्क जैसा कुछ होना चाहिए जो प्रकृति में होने वाली हर चीज़ को दिशा निर्देश दे रहा है। यह विश्वव्यापी तर्क या सर्वव्यापक कानून कुछ ऐसा है जो हम सब में समान रूप से है और यह क्षमता ही सबका दिशा निर्देश करती है। किंतु फिर भी हेरेक्टिस को लगता था कि अधिकांश लोग अपने निजी तर्क के अनुसार जीते रहते हैं।
कुल मिलाकर वह अपने साथी मनुष्यों का तिरस्कार करता था। वह कहा करता था, अधिकांश लोग की राय शिशुओं के खिलौनों जैसी है। अतः सारी प्रकृति में निरंतर परिवर्तनों और विपरीतताओं के बीच हेरेक्टिस एक सत्ता अथवा एकता देखता था। इस सत्ता को जो हर वस्तु का स्रोत थी, वह उसे ईश्वर अथवा लोगोस कहता था। 4 मूल तत्व। एक तरह से परमेंडिस और हेरेक्टिस एक दूसरे के सीधे सीधे विलोम थे। परमेंडिस के तर्क ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई चीज़ बदल नहीं सकती। हेरेक्टिस ने इंद्रिय जनित ज्ञान ने भी इतना तो स्पष्ट कर दिया कि प्रकृति निरंतर परिवर्तन की अवस्था में बनी रहती है। इनमें से सही कौन था? क्या हम तर्क से शासित हो या अपनी ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर होना चाहिए? परमेंडिस और हेरेक्टिस दोनों ही 2 बातें कहते हैं। परमेंडिस कहता है कोई चीज़ बदल नहीं सकती और हमारा इंद्रिय जनित अनुभव इसलिए भरोसे के लायक नहीं है। हेरेक्टिस दूसरी ओर कहता है प्रत्येक चीज़ बदलती है और हमारे इंद्रिय जनित अनुभव निर्भर करने योग्य है। दार्शनिकों में आपस में इतने अधिक असहमति नहीं हो सकती, किंतु सही कौन था? सिसिली के एम्पिडोक्लीज ने यह तय करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि जिस उलझन में हम आ पड़े हैं उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखलाएं। उसका विचार था कि परमेंडिस और हेरेक्टिस दोनों ही अपने एक एक दावे पर जोर देने में सही थे, किंतु दूसरे में गलत। एम्पिडोक्लीज के अनुसार उसकी आधारभूत असहमति का कारण यह था कि दोनों ही दार्शनिकों ने केवल एक तत्व की उपस्थिति को ही माना था। यदि यह बात सही होती तो इन 2 के बीच की दूरी पाटी नहीं जा सकती। पानी अस्पष्टतः बदलकर एक मछली या तितली नहीं बन सकता। वास्तव में पानी बदल ही नहीं सकता। शुद्ध पानी ही बना रहेगा। अतः परमेंडिस यह मानने में सही था कि कुछ भी नहीं बदलता, किंतु इसके साथ ही एम्पिडोक्लीज हेरेक्टिस इस विचार से सहमत था कि हमें अपनी इंद्रियों से प्राप्त प्रमाण पर विश्वास करना चाहिए। जो हम देखते हैं हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, और जो हम देख रहे हैं वह यही तो है कि प्रकृति बदलती रहती है। एम्पिडोक्लीज ने निष्कर्ष निकाला कि मात्र एक आधारभूत सार तत्व के विचार को अस्वीकार करना अनिवार्य था। अकेले न तो पानी और न हवा बदलकर झाड़ी या गुलाब या तितली बन सकते हैं। प्रकृति का स्रोत संभवतः अकेला एक तत्व नहीं हो सकता। एम्पिडोक्लीज का मानना था कि कुछ मिलाकर प्रकृति 4 तत्वों या जड़ों से बनी है, जैसा वह उन्हें परिभाषित करता था। यह 4 जड़ें थी: पृथ्वी, हवा, अग्नि और पानी। सारी प्राकृतिक क्रियाएं इन 4 तत्वों के एक साथ मिल जाने या अलग हो जाने के कारण होती थी, क्योंकि सब चीज़ें पृथ्वी, हवा, अग्नि और पानी के मिश्रण से ही तो बनी थी। हाँ, उनका अनुपात भिन्न भिन्न होता है। वह कहता था कि जब तक एक फूल या एक जानवर मरता है तो चारों तरफ फिर अलग अलग हो जाते हैं, किंतु हम इन परिवर्तनों को अपनी खुली आंखों से नोट कर सकते हैं। किंतु पृथ्वी और पानी, अग्नि और पानी बराबर बने रहते हैं। यह उन योगियों से अछूते रहते हैं जिनका यह भाग होते हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं कि हर चीज़ बदलती है। मूल रूप से कुछ भी नहीं बदलता। होता यह है कि चारों तत्व मिलते हैं और अलग हो जाते, केवल कभी फिर से दोबारा मिलने के लिए। हम इसकी तुलना एक पेंटिंग से कर सकते हैं। यदि पेंटर के पास एक ही रंग है, उदाहरण के लिए लाल, तो वह हर पेड़ पेंट नहीं कर सकता। किंतु यदि उसके पास पीला, लाल, नीला और काला रंग है तो वह सैकड़ों अलग अलग रंगों की पेंटिंग बना सकता है। किंतु वह इन रंगों को कम या अधिक मात्रा एवं अनुपात में मिला सकता है। रसोई से एक उदाहरण भी इसी चीज़ को स्पष्ट करता है। यदि मेरे पास केवल आटा है और मुझे बनाना है केक, तो केवल आटे से केक बनाने के लिए मुझे जादूगरी आनी आवश्यक है। किंतु यदि मेरे पास अंडे, आटा, दूध और चीनी है, तब मैं कितने ही प्रकार के अलग अलग केक बना सकता हूँ। यह केवल आकस्मिक बात नहीं थी। एम्पिडोक्लीज ने पृथ्वी, हवा, अग्नि और पानी को प्रकृति की जड़ों की तरह चुना। उससे पहले के कई दार्शनिकों ने यह दिखलाने का प्रयास किया था कि आदि सार तत्व पानी, हवा या अग्नि में से
कोई एक को होना चाहिए। थेल्स और एनाक्सिमेनीज ने यह इशारा किया था कि पानी और हवा दोनों ही भौतिक जगत के आवश्यक तत्व थे। यूनानी मानते थे कि अग्नि भी अत्यावश्यक है। उन्होंने उदाहरण के लिए सब जीवित प्राणियों के लिए सूर्य के महत्व को पहचाना था और वे यह भी जानते थे कि जानवर और मनुष्य दोनों ही के शरीर में ऊष्मा होती है। एम्पिडोक्लीस ने लकड़ी के एक टुकड़े को जलते हुए देखा होगा। कोई चीज़ विखंडित होती है, हम इसे चटकते और छितराते देखते हैं, यह पानी है। कोई चीज़ धुआं बनकर ऊपर जाती है, यह हवा है। अग्नि को तो हम देख सकते हैं, आग के बुझ जाने के बाद कोई भी चीज़ शेष रह जाती है, वह राख है या पृथ्वी। एम्पिडोक्लीस द्वारा प्रकृति के रूपांतरणों को जड़ों के मेल मिश्रण और विच्छेदन के रूप में सफाई देने के बाद भी कुछ शेष था जिसका स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक था। यह तत्व किस प्रक्रिया से मिलते हैं ताकि नए जीवन का प्रादुर्भाव हो सके। और उदाहरण के लिए फूल का मिश्रण फिर से इस कारण विखंडित हो जाता है। एम्पिडोक्लीस ने माना कि प्रकृति में दो भिन्न शक्तियाँ कार्यरत हैं। वह उन्हें प्रेम और संघर्ष कहता है। प्रेम चीज़ों को जोड़कर इकट्ठा करता है और संघर्ष उन्हें अलग अलग कर देता है। वह सार तत्व और शक्ति के बीच भेद करता है। यह ध्यान देने योग्य है, आज भी वैज्ञानिक तत्वों और प्राकृतिक शक्तियों के बीच विभेद करते हैं। आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि सारी प्राकृतिक प्रक्रियाओं को विभिन्न तत्वों और अनेक प्राकृतिक शक्तियों के बीच अंतरक्रिया के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। एम्पिडोक्लीस ने यह प्रश्न भी उठाया है कि जब हम किसी चीज़ का ज्ञानानुभव करते हैं तो क्या होता है? मैं फूल को कैसे देख सकता हूँ? उदाहरण के लिए वह क्या है जो होता है? क्या तुमने कभी इस विषय में सोचा है सोफी? एम्पिडोक्लीस का मानना था कि प्रकृति में अन्य चीज़ों के समान ही आँखें भी पृथ्वी, हवा, अग्नि और पानी की बनी होती हैं। अतः मेरी आँख में पृथ्वी मेरे चारों ओर वातावरण में समाहित पृथ्वी को महसूस करती है। हवा उसे महसूस करती है जो हवा का बना है। अग्नि उसे महसूस करती है जो अग्नि का बना है। और पानी उसे महसूस करता है जो पानी का बना है। यदि मेरी आँखों में इन चार सार पदार्थों में से किसी एक की भी कमी होती तो सारी प्रकृति नहीं देख सकता था। हर चीज़ में हर चीज़ का कुछ। एनेक्सागोरस एक अन्य दार्शनिक जो इस बात से सहमत नहीं था कि किसी विशेष मूल सार तत्व को हम हर उस चीज़ में रूपांतरित कर सकते हैं जिसे हम प्राकृतिक जगत में देखते हैं। नहीं, वह यह स्वीकार करता था कि पृथ्वी, हवा, अग्नि और पानी को रक्त और हड्डी में रूपांतरित किया जा सकता है। एनेक्सागोरस मानता था कि प्रकृति समूर्त सूक्ष्म कणों की अनंत संख्या से बनी है जो आँखों के लिए अदृश्य है। इसके अतिरिक्त हर पदार्थ को और भी सूक्ष्म भागों में विभक्त किया जा सकता है, किंतु छोटे छोटे भागों में भी दूसरी सारी चीज़ों के कण होते हैं। वह सोचता था कि यदि त्वचा और हड्डी किसी अन्य चीज़ का रूपांतरण नहीं है तो जो दूध हम पीते हैं और जो खाना हम खाते हैं उनमें भी आवश्यक रूप से त्वचा और हड्डी होनी चाहिए। वर्तमान समय के कुछ उदाहरण एनेक्सागोरस की चिंतन धारा को सचित्र रूप प्रस्तुत कर सकते हैं। आधुनिक लेज़र टेक्नोलॉजी तथाकथित होलोग्राम पैदा कर सकती है। यदि इनमें से एक होलोग्राम उदाहरण के लिए एक कार चित्रित करता है और होलोग्राम के टुकड़े हो जाते हैं, तब भी हम पूरी कार का चित्र ही देखेंगे, भले ही हमारे पास होलोग्राम का वह भाग हो जो बम्पर दिखलाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संपूर्ण विषय इसके छोटे छोटे भाग में विद्यमान है। एक अर्थ में हमारे शरीर भी इसी प्रकार के बने होते हैं। यदि मैं अपनी उंगली से त्वचा की एक कोशिका को ढीला करता हूँ तो केंद्रक में न केवल मेरी त्वचा के लक्षण होंगे अपितु वही कोशिका यह भी दर्शाएगी कि मेरी आँखें किस प्रकार की हैं, मेरे बालों का रंग कैसा है, मेरी उंगलियां कितनी और किस प्रकार की हैं, आदि आदि। मानव शरीर की हर कोशिका में उस तरीके का मानचित्र है जिस तरह अन्य कोशिकाएं बनाई गई हैं। अतः प्रत्येक कोशिका में हर चीज़ का कुछ अंश है, संपूर्ण हर सूक्ष्म अंश में विद्यमान है। इन अति छोटे कणों को जिनमें हर चीज़ को
कुछ चीज होती है, एनाक्सागोरस बीज कहता है। याद रखना, एम्पिडोक्लिस सोचता था कि यह प्रेम है जो संपूर्ण शरीरों में तत्वों को जोड़े रखता है। एनाक्सागोरस ने एक ऐसी शक्ति के रूप में व्यवस्था की कल्पना की जो सभी मानवों और जानवरों, फूलों और पेड़ों की रचना करती है। उसने इस शक्ति को मनस या बुद्धि कहा। एनाक्सागोरस इसलिए भी दिलचस्प है कि वह पहला दार्शनिक है जिसके बारे में हम एथेंस में कुछ सुनते हैं। वह एशिया माइनर का रहने वाला था, किंतु 40 वर्ष की आयु में वह एथेंस आ गया था। बाद में उस पर नास्तिक होने का दोषारोपण किया गया और उसे शहर छोड़ देने के लिए विवश किया गया। अन्य बातों के साथ साथ उसने यह भी कहा था कि सूर्य एक देवता नहीं बल्कि लाल तपता हुआ पत्थर है और वह सारे पेलोपोनेशियन प्रायद्वीप से बड़ा है। एनाक्सागोरस खगोल विज्ञान में विशेष रुचि रखता था। उसका विश्वास था कि सारे आकाशीय पिंड ग्रह उसी सार तत्व के बने थे जिससे पृथ्वी बनी है। एक गिरी हुई उल्का के पत्थर का अध्ययन करके वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था। इसी तत्व से यह विचार भी प्राप्त हुआ कि संभवतया अन्य ग्रहों पर ही मानव जीवन हो सकता है। उसने यह भी दावा किया था कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, इसका प्रकाश पृथ्वी से आता है। उसने सूर्य ग्रहण के स्पष्टीकरण के विषय में भी अपने विचार बनाए थे। सोफी, तुमने जितने ध्यान से यह सब पढ़ा है उसके लिए धन्यवाद। इस अध्याय को तुम अच्छी तरह समझ लो, इसके लिए तुम्हें इसे 2 या 3 बार पढ़ना पड़ सकता है। कुछ भी समझने के लिए हमेशा ही कुछ मेहनत की आवश्यकता होती है। हर विषय में दक्ष अपने मित्र की तुम संभवतः कभी प्रशंसा नहीं करती यदि उसे ऐसा होने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। मूल सार तत्व और प्रकृति में रूपांतरणों के प्रश्न के श्रेष्ठ समाधान के लिए तुम्हें कल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जब तुम डेमोक्रेटिक्स से मिलोगी। अभी मैं इससे अधिक कुछ न कहूँगा। सोफी अपनी मांद में बैठी बैठी घनी हरियाली के छोटे छेद से बाग में देख रही थी। यह सब पढ़ लेने के बाद उसे अपने विचारों को एक एक को अलग करके व्यवस्थित करने का प्रयास करना। ये तो दिन की रोशनी की तरह साफ था कि सदा पानी, बर्फ या भाप के अलावा कभी किसी दूसरी चीज़ में नहीं बदल सकता था। पानी तो बदल कर तरबूज भी नहीं बन सकता, क्योंकि तरबूजों में भी पानी के अलावा और दूसरी चीज़ें होती हैं। किंतु यहाँ तक तो वह सभी चीज़ों के विषय में आश्वस्त थी, क्योंकि वह उसने पढ़ लिया था, सीख लिया था। यदि उसने पढ़ा और सीखा न होता तो क्या वह उदाहरण के लिए इस विषय में आश्वस्त हो सकती थी कि केवल बर्फ पानी है? कम से कम इसका तो बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ा था कि कैसे पानी जमकर बर्फ बनता है और फिर पिघल जाता है। सोफी ने एक बार फिर अपनी समान सूझबूझ का प्रयोग करने का प्रयास किया और उस बारे में उसने सोचा जो उसने दूसरों से जाना था। पार्मेनिडेस ने किसी भी रूप में परिवर्तन के विचार को स्वीकार करने से मना कर दिया था और जितना भी अधिक उसके इसके विषय में सोचा उतना ही वह आश्वस्त हुई कि एक अर्थ में वह सही था। उसकी बुद्धि यह स्वीकार नहीं कर सकती थी कि कोई चीज़ अचानक अपने आप को किसी दूसरी पूरी तरह भिन्न चीज़ में रूपांतरित कर सकती थी। उसे बाहर आने और यह कहने के लिए अच्छी मात्रा में हिम्मत भी जुटानी पड़ी होगी, क्योंकि इसका अर्थ था उन सब प्राकृतिक परिवर्तनों को मना कर देना जिन्हें लोग स्वयं देख सकते थे। दुनिया भर के लोग उस पर हंसे होंगे और एम्पिडोक्लिस भी खूब चतुर होना चाहिए। जब उसने यह सिद्ध किया कि दुनिया एक से अधिक सार तत्वों से बनी है, इसने किसी चीज को वास्तव में बदले बिना ही प्रकृति के सारे रूपांतरणों को संभव बना दिया। इस प्राचीन यूनानी दार्शनिक ने यह केवल तर्क के रूप में ढूंढ निकाला था। निश्चय ही उसने प्रकृति का अध्ययन किया था, किंतु उसके पास रासायनिक विश्लेषण के वे सब उपकरण नहीं थे जिनका इस्तेमाल आज के वैज्ञानिक करते हैं। सोफी इस विषय में निश्चित नहीं थी कि वह वास्तव में यह विश्वास कर सकती है कि हर चीज़ का स्रोत पृथ्वी, हवा, अग्नि और पानी है। किंतु अंतोगत्वा इसका महत्व क्या था? सिद्धांत रूप में एम्पिडोक्लिस सही था। वह अपनी आंखों से और बिना तर्क को छोड़े जिन रूपांतरणों का घटित होना देखते हैं उन्हें स्वीकार करने का एकमात्र तरीका एक से अधिक आधारभूत सार तत्वों के
अस्तित्व को स्वीकार करना। सोफी ने पाया कि दर्शन शास्त्र उसके लिए दोगुना प्रोत्साहक और आनंददायी था, क्योंकि वह अपनी साधारण जानबूझ के प्रयोग से ही सभी विचार समझ सकती थी। उसे वे सबकी याद की ज़रूरत नहीं थी, जिन्हें स्कूल में सीखी थी।